हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है उन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं सीटैट एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन फ्रॉम हैंडमेड नोट्स पॉइंट टू पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल क्लास 7 का पार्ट 7। तो इसमें हम रिमेनिंग अपने 8th और 9th चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इनके साथ ही हमारे भूगोल की क्लास 7 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जल्द से जल्द 8th क्लास की सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि मुझे बहुत डिमोटिवेट करता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि हाउसवाइफ या वर्किंग पर्सन है, या फिर जिनके कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग। तो इसी वजह से मैंने ये एसएसटी के लिए चैनल बनाया है, क्योंकि जिस दौरान मैं सीटैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे सीडीपी के तो बहुत सारे चैनल मिले, पर एसएसटी का कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज और पॉइंट टू पॉइंट सीटैट के लिए एसएसटी पढ़ाई जाती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को सीटैट के लिए केवल क्वेश्चन सीरीज़ ही काफ़ी नहीं रहती, इसलिए मैं टॉपिक टू टॉपिक ये लेके आया वीडियोस, ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट बन सकें और आप सीटैट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अंत में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है 8 मानव पर्यावरण अन्यूनन क्रिया उष्णकटिबंधीय उष्णोष्ण प्रदेश। चलिए देखते हैं। इसमें हम अमेज़न बेसिन एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के इन दो उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें कैसे कैसे लोग रहते हैं या किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, जलवायु, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अमेज़न बेसिन में जीवन। तो इसकी विशेषताएं क्या है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। तो अमेज़न बेसिन की विशेषताएं जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अमेज़न बेसिन एग्जैक्टली स्थित कहाँ पर है। तो माना कि ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारी कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बीच आता है हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ 10 डिग्री उत्तर है और यहाँ 10 डिग्री दक्षिण है। तो इसके बीच इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। या नीचे आपको मैप में देखने को मिलेगा। और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के बीच में ही हमें अमेज़न बेसिन मिलता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं, और फिर उसे 10 डिग्री अक्षांश दक्षिण और उत्तर में मिलाकर भूमध्य रेखीय बेसिन कहा जाता है। और इसी विषुवत फिर उसके बीच विषुवत वृत्त के अंतर्गत हमें अमेज़न बेसिन देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं आगे। और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। मैंने आपको बताया 0 डिग्री 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच विषुवत वृत्त पड़ता है, और इसी के आसपास हमें अमेज़न बेसिन मिलता है और इसी में अमेज़न नदी भी बहती है। तो ये था हमारा कि कहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली। अब देखते हैं। अमेज़न नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुँचती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जिस स्थान पर कोई नदी या किसी अन्य जल राशि मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। माना कि नदी जब समुद्र से मिलती है, तो जहाँ वो मिलती है समुद्र से, उस स्थान को क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें सारी पॉइंट्स हैं इसमें। इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो आप इन्हें वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, इसमें एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है
जो कि हमारे सीटेट में बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं अमेज़न बेसिन की जलवायु कैसी होती है। तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसी जलवायु है अमेज़न बेसिन में? गर्म और नम जलवायु। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या होता है इसमें? गर्म एवं नम जलवायु और दिन का तापमान उच्च होता है और वर्षा यहाँ लगभग प्रतिदिन होती रहती है। आगे देखते हैं। रात के समय में तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो रात ठंडी हो जाती है और लेकिन आर्द्रता वैसे ही जैसे सुबह होती है वैसे ही बनी रहती है। अब इनमें वनों के प्रकार देखते हैं अमेज़न बेसिन में। इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। तो देखते हैं, इस प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। मतलब अत्यधिक वन, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, तो वैसे वन यहाँ पाए जाते हैं। सेकंड, यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पेड़ बहुत घने होते हैं। वर्षा के कारण पेड़ उगते रहते हैं और जिसका कारण धूप ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए केवल वही पेड़ यहाँ उगते हैं जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो कौन कौन से परजीवी पौधे होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्किड और ब्रोमीलाइड्स। आगे बढ़ते हैं। अब पक्षी और जानवरों के बारे में जानकारी लेते हैं। अमेज़न बेसिन में किस प्रकार के पक्षी और जानवर होते हैं? तो पक्षियों में टुकन, गुंजन पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से? टुकन, गुंजन और जिनकी चोंच बड़ी होती है। और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ हमारे ईवीएस में भी आता है, और चींटी खाने वाले टीपर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो जानवरों में हमारे ये स्लॉथ, बंदर और चींटी खाने वाले टीपर। अब देखते हैं सरीसृप में कौन कौन से होते हैं यहाँ। सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ जैसी कुछ प्रजाति भी पाई जाती हैं। तो अमेज़न में अधिकतर एनाकोंडा और अजगर, सांप अधिकतर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी ब्रैकेट्स में दी होती है एनसीईआरटी में। तो ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल की पॉकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलाइड एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें पानी भर जाता है, क्योंकि वर्षा तो पूरे दिन पड़ती रहती है, और इसका उपयोग मेंढक अंडे देने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके निवासी अब देखते हैं वर्षा वन में अर्थात अमेज़न वन में निवासी कैसे होते हैं। तो यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो मुख्य काम क्या है यहाँ का? कि शिकार करते हैं पुरुष और नदियों में मछली पकड़ते हैं। इनसे इनकी जीविका या फिर जीवन चलता है। और नेक्स्ट है इसमें, वह मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। तो फसलों में फ्रेंड्स क्या क्या उगाते हैं? वे टेपियोका, अनानास और शकरकंद। और वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन दहन पद्धति होती है कि जलाकर ज़मीन को साफ करना, और फिर जब उस पर फसल उगा ली जाए तो उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़कर दूसरी जगह काट कर साफ कर दी जाती है। अगला है इसमें, इनका मुख्य आहार मैनीयोक है। कौन सा आहार है फ्रेंड्स? मैनीयोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीटेट में यही सब पूछा जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर याद ना रखें तो। आगे, यहाँ चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। मतलब कौन क्या क्या खाते हैं? चींटियों की रानी और उनके अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती हैं। तो इन सब के साथ कॉफ़ी और मक्का जैसी भी फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कि ये लोग रहते कैसे हैं, यानी कि घर कैसे होते हैं अमेज़न बेसिन में। तो कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी ये छत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तीव्र ढलान वाली होती हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ये मलोका जैसे कहे जाने वाले घरों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए हुए हैं। तो आपको इन वीडियोस के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके साथ साथ आप PYQ लगाइए और देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो ये था हमारा अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न बेसिन में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या था उसमें। तो उसकी जलवायु कहाँ कैसी होती है, नरम एवं गर्म रहती है, यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। और यहाँ परजीवी पौधों में क्या क्या पाया जाता है, आर्किडिक और ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड वो पौधा होता है जिसकी पत्तियों में जल भर जाता है वर्षा के कारण, और मेंढक अंडे देते हैं। पक्षियों में टूकन गुंजन पक्षी होते हैं और बड़े चोंच वाले। और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी और अजगर, एनाकोंडा जैसी प्रजाति पाई जाती हैं। और लोग क्या कैसे होते हैं यहाँ की, कि वे शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं और उगाते क्या क्या हैं, टैपियोका, अनानास, शकरकंद। और कृषि की कौन सी पद्धति होती है यहाँ पर, कर्तन व दहन की। और उनका मुख्य आहार मैनी योग है, जिसे कसावा भी कहते हैं। और ये चींटियाँ की रानी और अंडे भी खा जाते हैं उनकी। और रहते कौन से घर में हैं, मलोका या मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घरों का। अब देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। तो इस गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आगे बढ़ते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देखते हैं, ये इमेज कट गई है। तो आप देख सकते हैं ये बीच वाला इतना एरिया होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन कहाँ कहाँ होता है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। अब देखते हैं नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपात तथा सुंदर डेल्टा इस बेसिन की विशेषता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दूसरा पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात, तीसरा सुंदरवन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मुख्य मानसूनी होती है। चाप झील हमने पहले पढ़ाई हुई है वीडियो में, तो आप उन्हें वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि यहाँ मैदानी इलाका है। मैदानी इलाकों में जल और भूमि की व्यवस्था अच्छी होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसे आप धान कर लीजिएगा। तो धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह इस क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो धान कहाँ उगाया जाता है, जहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन इसके लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना या बाजरा भी हैं। आगे देखते हैं। और गन्ना या जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। बिहार, असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो इस सिल्क का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, हमारे 2 राज्यों में किया जाता है, बिहार और असम में। आगे देखते हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से पेड़? सागवान, साखू और पीपल, ये अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। तो यहाँ मैदानी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के मैदानी में अधिकतर बांस पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र में हमारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी पॉइंट को कम ना समझें और सभी पर अपना बराबरी से ध्यान दें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु भागों में चीड़, देवदार, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। वन जीव में हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य जानवर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में राहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति पाई जाती है। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो कौन कौन सी मछली होती है हमारी? राहू, कतला और हिल्सा। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढाल पर समतल सतह बनाकर कृषि के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा PYQ है, ये हमारे CTET में पूछा जा चुका है और अधिकतर लोग हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी CTET में बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित होता है। और ढलान के लिए इसे हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। तो फ्रेंड, क्वेश्चन बनता है कि CTET में पूछा गया कि वेदिकाओं का निर्माण किस लिए किया जाता है या फिर ढलान बनाकर क्यों किया जाता है? ताकि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। आप इसे याद रखिएगा, ताकि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। अगली इन्फॉर्मेशन। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी के एलिवेंट जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं अथवा अंधी डॉल्फिन, और इस डॉल्फिन से होने से जल की शुद्धता का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन। इसमें हम ठंडा और गर्म रेगिस्तान, गर्म सहारा, ठंडा हमारा लद्दाख का द्रास, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इसी चैप्टर के साथ हमारी क्लास 7 की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं। यह एक सूक्ष्म प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है, अर्थात वनस्पति इनमें कहीं कहीं उगती हैं और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म व ठंडा हो सकते हैं। तो अब हम सहारा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक गर्म रेगिस्तान है। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि यह उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। तो कहाँ है? उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो कितने फ्रेंड्स? 11 देशों से। ये इम्पोर्टेंट है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनेशिया और पश्चिम सहारा। तो ये याद रखिएगा कितने देशों से घिरा हुआ है। ये देखते हैं, ये रहा हमारा सहारा रेगिस्तान और इसके आसपास ये सभी बसे हुए शहर। आगे देखते हैं। अब इसकी जलवायु के बारे में जानते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म है, शुष्क है। दिन के समय का तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं।
वन्य प्राणी देख लेते हैं यहाँ पर, वनस्पति और प्राणी। वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एक ही शिया पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कैक्टस, खजूर और एक ही शिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्यान होते हैं, जैसे खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं पानी की व्यवस्था होती है या फिर जहाँ पानी पाया जाता है, वहाँ पर खजूर के पेड़ों का उद्यान हो जाता है। और जानवर में क्या क्या पाए जाते हैं देखते हैं। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजाति और छिपकलियाँ यहाँ की प्रमुख जंतु हैं। तो लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप और छिपकली। और लोग के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग बेदुइन तुआरेग शामिल हैं। तो कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? 2 प्रकार के, बेदुइन तुआरेग। तो इन्हें याद रखिएगा, इसी टाइप में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये लोग भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसी पशु पालते हैं। अब हमारा लद्दाख, जो कि हमारा ठंडा रेगिस्तान है, की चर्चा करते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो इसकी लोकेशन क्या है? जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृत हिमालय के पास। नेक्स्ट, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरे घाटियाँ एवं महाखंड जिसे गार्ज का निर्माण करते हैं। सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ, जैसे ग्रेगी हिमानियाँ। आप इसका नाम याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि लद्दाख में कौन सी हिमानी है? तो ग्रेगी हिमानियाँ। हमारे एनसीईआरटी में एक का नाम दिया गया है, इसलिए हम एक ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर की टाइप में कुछ पूछा जाता नहीं है, तो इसलिए किसी और की आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल व शुष्क होती है। आगे, पृथ्वी की सबसे ठंडा स्थान में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। तो द्रास पृथ्वी के ठंडे स्थानों में से एक है, जो कि हमारा लद्दाख में पड़ता है। आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। फिर चेरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतोश नामक इसकी ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो इस एंटीलोप का शिकार क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे ऊन बनाया जाता है, जो कि शाहतोश होता है। आगे देखते हैं। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉर्न, रेवन एवं रूप पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो इन पक्षियों को याद रखिएगा, आप पूछा जाता है। आगे, पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, यॉक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। यॉक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए और भेड़ बकरियों के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब एक्शन इन्फॉर्मेशन। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब यहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं कि इनकी जीविका या फिर इनकी जीविका किस प्रकार चलती है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, यहाँ के अधिकांश लोग मुसलमान हैं या फिर बुद्ध हैं। तो कौन कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं? मुसलमान या बुद्ध। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस्थिक्से और लामा यूरो। तो हमारे यहाँ 3 प्रसिद्ध मठ हैं लद्दाख में, हेमिस्थिक्से और लामा यूरो। आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू मटर
से और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ये लोग यहाँ की कृषि करते हैं और ठंड के दिनों में ये लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अनुष्ठान या उत्सवों में व्यस्त रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से। अब देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। तो कौन कौन से हैं वो 4 दर्रे? रोहतांगला, बारालाचाला, टंगलंगला और लुंगलचाला। तो ये 4 दर्रे हैं जो कि मनाली और लेह के राजमार्ग में पड़ते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 और 9 चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि सीटेट में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी के साथ हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।